हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के डेली एमसीक्यू सीरीज में स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रिकल की सीरीज चलती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो आज भी इसके माध्यम से हम लोग एक नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे नए क्वेश्चन देखेंगे आज। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है, और सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जामों में, जैसे यूपी पीसीएल, यूपी आर्मी, ALP हो गया तुम्हारा, DFCCIL हो गया, LMRC, DMRC है, सारी सब एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखें। पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर के कार्य हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है रजिस्टर रेक्टिफायर है, संशोधक और स्थिर प्रतिरोधक का कार्य है, या स्विचिंग डिवाइस और फिक्स प्रतिरोधक का काम है, या अमंजित उपकरण यानी टर्निंग डिवाइस और रेक्टिफायर का काम है, और ऑप्शन डी है वेरिएबल रजिस्टर और स्विचिंग डिवाइस का काम है। तो इसका देखो क्या है, ट्रांजिस्टर का मतलब ये क्या है, ट्रांजिस्टर यानी ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर का कार्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर यानी वेरिएबल रेजिस्टर, यानी आप अच्छे से क्या करें, ट्रांसफर को वेरी करा सकें। तो वेरिएबल ट्रांसफर रेजिस्टर का काम, ट्रांजिस्टर का काम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर यानी परिवर्तित प्रतिरोध उत्पन्न का काम करने का है। और दूसरी जगह इस काम कहाँ प्रयोग करते हैं, स्विचिंग उपकरणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्विचिंग उपकरणों में यानी ट्रिपिंग वाली जो सर्किटें होती हैं, ठीक है, CBT कनेक्टिविटी, ये सब जो होते हैं उन सब में भी इन सब का काम किया जाता है। ठीक है, जैसे स्विचिंग डिवाइस यानी स्विचिंग उपकरणों में भी इन सब का काम किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। कहाँ काम करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर एंड स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, ये याद रखना, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है और स्विचिंग डिवाइस के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट में किसी एक संचरण के माध्यम से अधिक डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो इन तक के क्वेश्चनों का क्या है, फैशन चला हुआ है, ये सब क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इनकोडर का प्रयोग करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करते हैं, मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करते हैं, या डिकोडर का प्रयोग किया। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है इसमें कि एक ही संचरण माध्यम से अधिक डाटा भेजने का कार्य कौन करता है। तो देखो मल्टीप्लेक्सर का कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाए थे। मल्टीप्लेक्सर कई सारे इनपुट, जैसे 4 इनपुट है तो 2 सेलेक्टर लाइन होंगे और एक आउटपुट होगा। पूछता है कितने इनपुट और कितने आउटपुट। अगर 4 इनपुट है, कई सारे इनपुट हो सकते हैं, मान लो n इनपुट है और आउटपुट केवल एक ही रहेगा, ये मल्टीप्लेक्सर होता है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा, एक इनपुट रहेगा और कई सारे आउटपुट रहते हैं, और ये सिलेक्टिव लाइन होता है बाबू। अगर तुमको इस पे से इसकी वाली डाटा भेजनी है आउटपुट में, तो क्या करोगे, 0 0 करोगे, क्योंकि क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे होता है। ठीक है, 0 1 2 3, तो 0 0 करोगे तो 0 वाली सिलेक्ट हो जाएंगी, तो पहले से डाटा जाएगा। अगर तुम तीसरी वाली डाटा भेजना चाहते हो तो 1 1 करना पड़ेगा, यानी दोनों सेलेक्टिव लाइन को ऑन करना पड़ेगा, तो तीसरी से डाटा जाएगी। यानी जो बाइनरी वाली पढ़े हो 0 1 1 0 की वैल्यू क्या होती है, उसी जैसे तुम्हारी क्या होंगी, इनपुट डाटा भी सेलेक्ट होंगे, तुम किस डाटा सेलेक्शन लाइन से आउटपुट में भेजना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक ही डाटा से कई सारे इनपुट डाटा को, एक ही ट्रांसमिशन लाइन से कई सारे इनपुट डाटा को तुम भेज सकते हो। तुम्हारे ऊपर सिलेक्शन के ऊपर है, सेलेक्टिव लाइन को सेलेक्ट करो और अपने इच्छा अनुसार क्या करो, आउटपुट में डाटा भेजो। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सर है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बोल रहे हैं, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरंडम को और किस नाम से जाना जाता है, जो कोरंडम है, ठीक है, कार्बोरंडम को और किस नाम से जाना जाता है। देखो जो कार्बोरंडम होता है इसको सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है। जर्मेनियम होगा नहीं, लेड सल्फाइड होगा नहीं, गैलियम आर्सेनाइड, तुम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो बता दें एकदम ही नहीं होगा। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम के नाम से जाना जाता है। और ये हाई क्या होता है, हाई टेम्परेचर वो होता है, स्टेबिलिटी डिवाइस होता है, यानी हाई टेम्परेचर पर भी अच्छे से कार्य कर सकता है कौन, सिलिकॉन कार्बाइड। तो याद रखना है कार्बोरंडम का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, और ये हाई टेम्परेचर पर भी काम करने योग्य होते हैं। तो याद रखना है सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। देखो डिटेक्ट करने की बात की, मेजर करने का काम नहीं कहा था। ठीक है, मेजर करने के लिए बात नहीं किया है। तो देखो जो डिटेक्ट करने का काम करता है, गैल्वेनोमीटर लगाते ही हैं वेट स्टोन ब्रिज में। तो ये बताता है कि जो बैलेंस ब्रिज में
कि बीच वाली जो परिपथ है यानी ब्रांच है उसमें करंट जा रही है कि नहीं, ये केवल बताएगा। कितना जा रहा है या कितना नहीं जा रहा है ये नहीं बताएगा, मगर ये बताएगा कि जा रहा है कि नहीं। यानी ये डिटेक्ट करेगा कि करंट उसमें है कि नहीं, कितना है ये नहीं बताएगा, मगर डिटेक्शन का काम कौन करता है, हमारा गैल्वेनोमीटर करता है। वोल्टमीटर करंट करेगा नहीं, वाटमीटर पावर करता है, मल्टीमीटर क्या करते हैं, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस को मेज़र करने का काम करते हैं, मगर डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, तुम्हारा सिर्फ गैल्वेनोमीटर करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। SCR सब लोग जानते हैं, इसमें प्रोटेक्शन की जाती है। SCR की प्रोटेक्शन की जाती है, हाई करंट से करना पड़ता है, हाई वोल्टेज से करना पड़ता है, टेम्परेचर से करना पड़ता है, dV/dt प्रोटेक्शन से करना पड़ता है, इंडक्टिव dI/dt से प्रोटेक्शन करना पड़ता है। ये सब सारी प्रोटेक्शन होती हैं। तो क्या होता है देखो, एक स्नबर सर्किट का नाम सुने होते हैं, कभी कभी स्नबर सर्किट पूछता है होता क्या है। ठीक है, तो देखो स्नबर सर्किट क्या होता है, एक होगा कैपेसिटर, उसके साथ सीरीज में रेसिस्टेंस होंगे, और ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं किससे, SCR से। किससे कनेक्टेड होते हैं, SCR से कनेक्टेड होते हैं। यही होता है तुम्हारा स्नबर सर्किट, समझ में आया। तो स्नबर सर्किट तुम्हारा dV/dt से प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग होता है, यानी कनेक्टिंग योर कैपेसिटर एंड रेसिस्टर इन पैरेलल विद द डिवाइस। यानी कैपेसिटर रेसिस्टर तो सीरीज में होंगे, मगर ये दोनों के जो स्नबर, तो ये दो कैपेसिटर रेसिस्टर सीरीज में जुड़ के हो गया तुम्हारा स्नबर सर्किट, और ये तुम्हारा जुड़ा होता है पैरेलल में SCR के साथ, जो तुमको dV/dt से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अगर dI/dt से प्रोटेक्शन चाहिए तुमको तो क्या लगाना पड़ेगा, एक इंडक्टर और एक रेसिस्टर तुमको सीरीज में लगाना पड़ेगा SCR के। ठीक है, याद रखना। ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए तुमको फैसल स्विच आता है, FASL करके एक फ्यूज आता है, उसका तुमको प्रयोग करना पड़ेगा ओवर करंट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और अगर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन चाहिए तो तुमको हीट सिंक लगाना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रोटेक्शन में यूज़ की जाती हैं। तो dV/dt के लिए हमें या तो स्नबर सर्किट देगा तो वो ऑप्शन में मारना है, नहीं तो एक्चुअली स्नबर सर्किट होता है क्या है वो उसकी जानकारी यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन ए में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जंक्शन के बीच के एक हीट फ्लक्स बनाने के लिए प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो क्या कहलाता है, नन ऑफ दिस, पेल्टियर इफेक्ट, राउटर इफेक्ट या फिर सीबेक इफेक्ट। तो देखो क्या होता है, पहले तो सीबेक इफेक्ट क्या होता है, सीबेक इफेक्ट ये होता है कि तुम क्या करते हो, हीट से क्या करते हो, फ्लक्स जनरेट करते हो यानी करंट जनरेट करते हो। ठीक है, हीट से तुम क्या जनरेट करते हो, करंट जनरेट करते हो, ये तुम्हारा हो जाता है सीबेक इफेक्ट। और जस्ट इसका उल्टा, यानी अगर तुम हीट से करंट बना सकते हो तो तुम करंट से हीट भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो करंट से हीट वाली कहानी होती है वो किसकी होती है, पेल्टियर की होती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और अगर हीट से करंट बना रहे हो तो किसकी कहानी होती है, ये तुम्हारी सीबेक की होती है। और करंट से तुमको हीट बनाना है तो तुम्हारी कहानी होती है पेल्टियर की। तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट से हीट बनाने के लिए बात कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हीट बनानी है तुमको करंट से। ठीक है, करंट से तुमको हीट बनानी है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पेल्टियर हो जाएगा। और अगर हीट से करंट बनानी होगी तो उल्टा हो जाएगा, और करंट से हीट बनाओगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हीट से करंट वाली कहानी थर्मोकपल, और करंट से हीट वाली कहानी तुम्हारी पेल्टियर इफेक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। तो पेल्टियर इफेक्ट तुम्हारा सही इफेक्ट यानी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में उल्टे होते हैं, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि मध्यम और लंबी संचरण लाइनों में फेरेंटी प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था। फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है वो कम हो जाता है रिसीविंग एंड के वोल्टेज से। ठीक है, यानी रिसीविंग एंड पर ज़्यादा वोल्टेज मिलने लगता है नो लोड पर, और सेंडिंग एंड वोल्टेज में कम हो जाता है। ये दिक्कत किस में होता है, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो ये किसके कारण होता है, यानी जो होता है तो होता है, तो ये होता किसके कारण है, शंट कैपेसिटेंस के कारण होता है, चार्जिंग करंट के कारण होता है। तो इसको कम कैसे किया जाता है, तो बाबू इसको कम किया जाता है शंट रिएक्टर का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, शंट रिएक्टर का प्रयोग करके इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखें, शंट रिएक्टर मतलब पैरेलल में, रिएक्टर मतलब क्या, इंडक्टर, पैरेलल में इंडक्टर जोड़ के लाइन के हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं करंट इफेक्ट को। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शंट कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट में। सीरीज रिएक्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्या करते हैं, हम करंट को लिमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है उसको लिमिट करने का काम करते हैं। सीरीज कैपेसिटर का काम कहाँ होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सर्किट स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। ये सब सारी चीज़ें याद रखनी, चारों का यूज़ होता है।
और चारों का यूज़ हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट में आया तो एक बार फिर रिवाइज करके देखना, 10 सेकंड पहले 15 सेकंड पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, शंट रिएक्टर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of anode current required to maintain the conduction of an SCR even through the gate signal is removed is called, यानी एनोड धारा का मान जो SCR को चालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है यद्यपि गेट सिग्नल को हटा दिया जाए तब भी। तो जो मतलब तुमको कंडक्शन बनाए रखना है। ठीक है, अगर तुम गेट से सिग्नल हटा भी दो तो इसको बोलते हैं लैचिंग करंट बाबू। ठीक है, लैचिंग करंट कुछ इस तरीके से बनी होती है डायग्राम। ठीक है, तो ये तुम्हारा होल्डिंग करंट होता है, इसके ऊपर यहाँ से क्या होता है, लैचिंग करंट होता है, और लैचिंग करंट के ऊपर तुम्हारा क्या होता है, कंडक्शन मोड में SCR आ जाता है। तो ये पूछता है कि होल्डिंग करंट क्या होता है। होल्डिंग करंट यहाँ पे जहाँ से तुम्हारी क्या होती है, SCR ऑफ मोड में चली जाती है, और लैचिंग करंट क्या होती है जिससे तुम्हारा SCR ऑन मोड पे आती है। ठीक है, इसका रेशियो पूछता बताओ कितना होता है। तो देखो जो लैचिंग करंट होता है वो 2 से 3 गुना होता है किसका, होल्डिंग करंट का, IH का। इसको याद रखना है। ठीक है, अलग बुकों में थोड़ा थोड़ा इधर उधर डिवीजन दिया होगा, मगर जनरली क्या होता है 2 से 3 गुना होता है होल्डिंग करंट का, कौन, लैचिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे लैचिंग करंट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, दोष के बिना आक्षेप पे 3 फेज सिस्टम में कौन कौन सा दोष होता है। ठीक है, 3 फेज में कौन कौन से दोष आ सकते हैं, तुमको पता है सर जी। 3 फेज में तो क्या हो सकता है, LG फॉल्ट हो सकता है, LL फॉल्ट हो सकता है, LLG फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, और ट्रिपल L फॉल्ट हो सकता है, और ट्रिपल LG फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल L को छोड़ाकर LG यहाँ पे पता है, ट्रिपल L को छोड़ाकर इन लाइन तीनों फेज में लाइन ड्रॉप को करा के, या तीनों लाइन आपस में ग्राउंड हो जाए, जो हो तीनों फॉल्ट में हो। ठीक है, एक में ना हो या 2 में ना हो, जो चीज़ ग्राउंड होना है ग्राउंड हो, तुमको शॉर्ट सर्किट होना है शॉर्ट सर्किट हो, ओपन होना है ओपन हो, जो भी हो तुम लोग तीनों में हो, तब हम बोल देंगे तुम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट हो, नहीं तो सिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं हो। सबसे अधिक होने का कारण, सबसे अधिक कौन सा फॉल्ट होता है, तो LG फॉल्ट होता है, और सबसे कम फॉल्ट कौन सा होता है, तो हमारा ट्रिपल L फॉल्ट होता है। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही फॉल्ट हमारे होते हैं किसमें, 3 फेज ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, 3 फेज सिस्टम में तीनों फॉल्ट होते हैं, वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों फॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 नोड्स वाले रेखीय सर्किट के नोडल विश्लेषण में नोडल समीकरण की संख्या क्या होगी। यानी तुमको पता चल गया कि एक जो सर्किट बनी है, ठीक है, जो लूप में से सब पढ़ते हैं उसमें एक सर्किट बनी हुई है। ठीक है, और एक सर्किट में 4 नोड हैं, तो बताओ उसमें समीकरण की संख्या कितनी होगी। जैसे तुम केवीएल कैसे सॉल्व करते हो, समीकरण बनाते हो, तो वैसे कितने समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो इसको देखो सिंपल फार्मूला है कि जो समीकरण यानी इक्वेशन का जो फार्मूला है कितना होता है, n-1 होता है। यानी 4 नोड हैं तो तुमको 3 समीकरण बनाने पड़ते हैं, 4 - 1। तो तुमको 6 रहेगा तो 5 बनाना पड़ेगा, 8 रहेगा तो 7 बनाना पड़ेगा, जितने नोड रहेंगे उससे एक कम करके तुमको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, समीकरण। तभी तुम क्या कर सकते हो, उस सर्किट में कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, करंट वोल्टेज जो भी हो व्हाटएवर तुम उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थिति में एक 3 कला तुल्यकालिक मशीन संधारित्र के रूप में काम करती है। तो इसमें सिंक्रोनस मशीन की बात किया बाबू, सिंक्रोनस मशीन की बात किया गया है। तो देखो सिंक्रोनस मशीन में अब देखो क्या बोला है, ओवर एक्साइटेड की बात किया है। ओवर एक्साइटेड में कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और सॉरी कौन सा मशीन है जो कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो हमको पता है कि जब सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे, ध्यान से समझना 2 चीज़ें। अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करेगा तो ओवर एक्साइटेड मोड में सिंक्रोनस मोटर हमारा कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। मगर यहाँ पे देखो मशीन देकर कन्फ्यूजन किया है ना, इसको मोटर देना चाहिए था। अगर मोटर देता तब बोलते हैं सर जो ओवर एक्साइटेड में कैपेसिटर की तरह कार्य करता है, ओवर एक्साइटेड में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड। मगर ये अल्टरनेटर होता है बाबू, तो अल्टरनेटर में थोड़ा कैपेसिटिव बिहेवियर रखना लगता है कब, जब ये अंडर एक्साइटेड हो जाता है, उल्टा चलता है। ठीक है, अंडर एक्साइटेड। ठीक है, और वैसे ओवर एक्साइटेड में क्या होता है, ये सिंक्रोनस मोटर हमारा कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फेज एडवांसर, मैकेनिकल पावर फैक्टर इंप्रूवर। मैकेनिकल क्यों, क्योंकि मोटर गति कर रही है और उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं मैकेनिकल पावर फैक्टर इंप्रूवर।
ठीक है, चलो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आ गया जीके, सॉरी हिंदी बताओ। आज हिंदी के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे क्योंकि यूपीआरबी में पूछता है। ये बताओ, यूपीपीसीएल में भी पूछता है। यूपीपीसीएल यानी यूपी के जितने भी तुम देखो दो एग्जाम, अधिकतर क्या होंगे, यही सब क्वेश्चन तुमको मिलेंगे और यही सिलेबस रहेगा, सेम सिलेबस, कोई अंतर नहीं रहेगा। ये बताओ, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास है? ठीक है, देखो अब यही समास क्या होता है बताए थे, जैसे हाथों हाथ हो गया, ठीक है, चंदू के चाहते हैं, चंदू के चाहते बार बार रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए वहाँ पे अव्ययी समास हो गया था। और तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास ये होता है कि तुम पहले क्या करो, इसको कैसे तोड़ सकते हो? राजा का कुमार, सॉरी करेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास बोल रहे हैं। तत्पुरुष समास में तो हो जाता है, अभी बता रहे हैं। तत्पुरुष समास में तुम्हारा ये हो जाएगा जैसे प्रतिदिन, उसमें क्या होता है, तुम उपसर्ग का प्रयोग करोगे, तुम्हारा उपसर्ग ही जो होता है तुम्हारा क्या होता है, सबसे छोटा और प्रथम प्रधान होता है, ठीक है, यानी पहला ही जो तुम संधि विच्छेद करोगे तो पहला ही शब्द होगा। जैसे प्रतिदिन में प्रति तुम्हारा पहला संधि विच्छेद है, पहला शब्द है, ठीक है, तो उसमें वही प्रति तुम्हारा क्या होगा, प्रधान होगा, उपसर्ग होगा और क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसी तरह कर्मधारय समास में क्या होता है, राजा का कुमार, राजा का कुमार किसकी बात हो रही है, एक तरीके से उसके पुत्र की बात हो रही है ना, उसमें कुमार क्या है, तुम्हारा पुत्र है, और किसका पुत्र, राजा का पुत्र, मगर इंपॉर्टेंस क्या है कि वो कुमार की ही बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा दूसरी शब्द क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय होता है, दूसरा शब्द ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद में या फिर राजा का कुमार में प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, जैसे राजा का कुमार राजकुमार होता है, तो कुमार शब्द तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, और इसमें तुम्हारा दूसरा क्या हो जाएगा, प्रधान शब्द हो जाएगा, और इसको प्रत्यय होता है इसमें, समझ में आए? तो याद रखना इसका आंसर राजकुमार कौन सा शब्द समास है, तो कर्मधारय समास है, ठीक है। प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है, प्रतिवर्ष हो जाएगा, ये सब तुम्हारे क्या है, तत्पुरुष समास है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। राजा का कुमार हो गया, देवालय हो गया, किसका आलय, देव का आलय। एक्चुअली बात किसकी हो रही है, घर की बात हो रही है ना, आलय मतलब घर होता है, घर की बात हो रही है, अब वो देव का हो चाहे असुर का हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आगे भाई समझ, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। ऊंचे घोर मंदन के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदन के आनंद रहती है, इसका क्या होगा, ये कौन सा अलंकार है? तो देखो याद रखना है, इसमें दो बार मंदर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, दो बार मंदर और दो बार अंदर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो, मंदर अगर एक वाक्य बोल रहे हैं, यदि एक अथवा एक पैरा में या फिर एक वाक्य में दो बार प्रयोग किया जाए कोई शब्द और उसका मतलब, उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो ये तुम्हारा आता है यमक अलंकार, बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये यमक अलंकार। श्लेष मतलब चिपका हुआ होता है, ठीक है। उपमा मतलब एक साथ दो शब्द को जोड़कर बनाया जाता है। रूपक मतलब किसी के समान करना, ठीक है। तो यहाँ पे यमक सही हो जाएगा क्योंकि मंदर दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों का मतलब हर जगह अलग अलग है, ठीक है, यानी यमक यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी पढ़ लो बाबू, हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको कट ऑफ में भी ला सकता है ये। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, तालाब का पर्यायवाची देखो, अर्णव का क्या होता है, सागर होता है यानी समुद्र, ठीक है। प्रयोग किसका होता है, बादल का होता है, ठीक है, ठीक है, अम्बुद का होता है, ये सब सारी चीज़ें हैं प्रयोग। त्वरित किसकी होती है, बिजली डामनी की होती है। बचा कौन, पुष्कर, यानी तालाब का पर्यायवाची क्या होता है हमारा, पुष्कर होता है, पुष्कर, पुष्कर सही आंसर है। समझ में आया, तालाब याद रखना है। दिए शब्द में तत्सम तद्भव दो होते हैं, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब जो डायरेक्ट संस्कृत से उठाए गए, अभी तक भी उसका प्रयोग हुआ जा रहा है, ठीक है। और तत्सम मतलब जो शुरुआत से ही संस्कृत का प्रयोग किए, उसका प्रयोग किए, तो वो तत्सम हो गया। और तद्भव का मतलब तत्सम से मतलब तत्सम संस्कृत का शब्द तो है, मगर उसको बोलचाल में उसको बदल दिए, हम अपने हिसाब से कर लिए, तो वो तद्भव बन गया, ठीक है। जैसे वधु का क्या हो गया है, बहू हो गया, तो वधु क्या है, तत्सम तत् है,
मगर बहु क्या हो गई, तद्भव शब्द हो गया। तो यहाँ पर देखो विधवा, शौर्य, वचन, ये सभी तुम्हारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। यानी जैसा है उसी तरह इसका प्रयोग आज भी हो रहा है। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। मगर हति क्या है तुम्हारा, तद्भव बन गया है। क्यों? क्योंकि तत्सम क्या होता है इसका, हाथ से होता है। हति तुम्हारा तद्भव तत्सम शब्द है हति का। ठीक है, हति का हाथ से क्या है, तत्सम है। मगर तद्भव में इसको क्या बदल दिए हम, हति। अपने बोलचाल की भाषा में इसको हति बोलने लगे। ठीक है, तो याद रखना है, हाथ से इसका तत्सम है और तद्भव इसका हति है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज का सेशन यहीं पे था। ठीक है, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, खासकर टेक्निकल वाले सब जो अधिकतर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फैशन में चल रहा है, उन्हीं सब क्वेश्चन को ला के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।